I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, I have made the worst mistake of my life. Otto Warmbier, the 22-year-old American imprisoned in North Korea for 17 months, died from lack of oxygen and blood to the brain. अमेरिका के 22 साल का ऑटो वॉर्मबियर, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां और न्यू ईयर सेलिब्रेट करके नॉर्थ कोरिया से वापस लौट रहा था। अचानक एयरपोर्ट पे कुछ नॉर्थ कोरियन पुलिस आते हैं और ऑटो को गिरफ्तार कर लेते हैं। शुरू में तो उसे लगता है कि शायद पुलिस वालों की कुछ गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ काम ही नहीं किया जिससे मुझे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उसका सदमा तब और बढ़ जाता है जब उसे लिए बिना ही उसका प्लेन टेक ऑफ कर जाता है। इसके बाद नॉर्थ कोरियन पुलिस ऑटो वॉर्मबियर्स को कोर्ट में पेश करते हैं, जहां पे उसे 15 सालों की भयानक कैद की सजा सुनाई जाती है। और फिर जेल के अंधेरे में शुरू होती है अमानवीय अत्याचार। लेकिन क्यों, आखिर उसने नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे 25 साल की भयानक सजा मिली, और आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? ये चीज जानने के बाद आप बुरी तरह से हैरान हो जाओगे कि किसी देश का कानून इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इस घटना की शुरुआत हुई एक अखबार के छोटे से आर्टिकल से, जहां यंग पनियार नाम की एक चीनी ट्रैवल एजेंसी $1200 में नॉर्थ कोरिया घुमाने का दावा कर रही थी। अखबार के उसी आर्टिकल पर अमेरिका के ओहायो निवासी ऑटो वॉर्मबियर्स की नजर पड़ती है। ऑटो अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। 2013 में उसने वायोमिंग हाई स्कूल से सेकेंड हाईएस्ट स्कोर के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया था। इसके अलावा वो एक एक्सपर्ट स्विमर और फुटबॉलर भी था, और कॉलेज में भी अच्छी खासी पहचान थी। लेकिन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में उसके फाइनल सेमेस्टर के पढ़ाई के सिलसिले में 2016 में ऑटो को वोंगोंग जाने का प्लान था। परीक्षा के दबाव, नौकरी की तैयारी और तमाम तनाव को देखते हुए उसने सोचा कि इस बार की न्यू ईयर कुछ अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अखबार में नॉर्थ कोरिया टूर वाला आर्टिकल देखते ही ऑटो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे बचपन से ही शौक था नॉर्थ कोरिया घूमने का, वहाँ के लोगों के जीवन शैली के बारे में जानने का, देखने का। इसलिए इस आर्टिकल को देखने के बाद ऑटो ने तय कर लिया कि 2016 का न्यू ईयर नॉर्थ कोरिया में सेलिब्रेट करेगा। उसने तुरंत उस ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया और टिकट बुक करवा लिया। लेकिन ऑटो ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इस बार की न्यू ईयर उसकी जिंदगी का आखिरी न्यू ईयर होने वाला है। 29 दिसंबर 2015 को ऑटो अपने ट्रेवल ग्रुप के साथ चीन के सीजिंग एयरपोर्ट से रवाना हो गया। इस ग्रुप में ऑटो के अलावा 10 और अमेरिकी थे, साथ ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ टूरिस्ट शामिल थे। करीब 2 घंटे की यात्रा के बाद फ्लाइट नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग एयरपोर्ट पे लैंड होती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ के मशहूर इंटरनेशनल होटल में रुके। इस होटल को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी होटल से मेन पॉइंट निकलने वाला है, क्योंकि इसी के लेकर पूरी घटना घटने वाली है। नॉर्थ कोरिया पहुंचने के पहले ही दिन टूर गाइड ने वहां के आसपास के टूरिस्ट स्पॉट घुमाई। फिर 31 दिसंबर 2015 को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोग प्योंगयांग के किम इल संग स्क्वायर में इकट्ठा हुए। वहाँ विदेशी लोगों के अलावा, टूरिस्ट के अलावा हजारों नॉर्थ कोरियंस भी शामिल थे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए। पूरी रात उस जगह पर सेलिब्रेशन चलता रहा। सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद ऑटो अपने सभी ग्रुप मेंबर्स के साथ अपना होटल लौट आया। होटल पहुंचने के बाद कोई बार में जाकर पार्टी करने लगा, तो कोई अपने कमरे में जाके आराम करने लगा। 2 जनवरी 2016 को 5 दिन के नॉर्थ कोरिया टूर खत्म करने के बाद सब लोग प्योंगयांग एयरपोर्ट पे फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फ्लाइट में बैठने से ठीक पहले वहाँ के 2 स्थानीय पुलिस आकर ऑटो को पकड़ लेते हैं। पूछा गया कि ऑटो को क्यों पकड़ा जा रहा है, तो पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोलते हैं। सबने सोचा शायद ऑटो को अमेरिकी होने की वजह से उसे परेशान किया जा रहा है। ऑटो को गिरफ्तार होते देख उसका रूममेट्स डैनी ग्रेटोन ने बोला कि दोस्त, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद शायद मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा। यह सुनकर ऑटो हंस पड़ा। डैनी भी मुस्कुराते हुए जाकर फ्लाइट में बैठ गया। डैनी को लगा शायद फ्लाइट उड़ने से पहले ऑटो को छोड़ देंगे वो लोग। अचानक एयरपोर्ट के एक सिक्योरिटी गार्ड प्लेन में आकर बोला कि ऑटो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, वो आ नहीं पाएगा। ये सुनकर प्लेन के सभी यात्री हैरान हो चुके थे, क्योंकि जो लड़का अभी सबके सामने हंसते मुस्कुराते अलविदा कह रहा था, जो पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य लग रहा था, वो अचानक बीमार कैसे हो सकता है। अंदर अंदर सबको एहसास हो चुका था कि ऑटो जरूर कोई बड़ी साजिश का शिकार हो चुका है। कुछ ही देर में प्लेन ऑटो को छोड़कर उड़ान भर लिया। इस घटना के कुछ दिन बाद नॉर्थ कोरिया के सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने एक बयान जारी किया कि ऑटो को देश के खिलाफ शत्रुता पूर्व काम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उसने वहां जाकर वास्तव में क्या अपराध किया है, ये चीज बताने से नॉर्थ कोरिया सरकार ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 महीने तक चीज शांत रही। न ही नॉर्थ कोरिया से कोई न्यूज निकला और न ही अमेरिका से कोई खबर आई।
लेकिन 18 मार्च 2016 को नॉर्थ कोरिया की न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो प्रदर्शित किया जिसमें एक व्यक्ति को दीवार से पोस्टर हटाते हुए दिखाया गया। लेकिन वीडियो की क्वालिटी इतनी ज्यादा बेकार थी कि साफ साफ पहचाना बहुत ही मुश्किल था कि वह व्यक्ति वास्तव में है कौन। फिर भी नॉर्थ कोरिया का दावा था कि वही व्यक्ति ऑटो ओम्बियर है। नॉर्थ कोरिया का यह कहना था कि 1 जनवरी की रात 1:57 पे उसी होटल से जहां पे ऑटो ओम्बियर रुका था वहां से वो पोस्टर हटाया है और इसी अपराध के आधार पर ऑटो को कोर्ट में पेश किया गया जहां उसे 15 साल की भयानक कैद की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद ऑटो की कोई भी खबर बाहर नहीं आई। वो जेल में कैसा था, उसके साथ क्या हो रहा था, बाहर कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक 15 महीने बाद नॉर्थ कोरियन सरकार ने ऑटो ओम्बियर को रिहा करने का निर्णय लिया और इसकी जानकारी अमेरिका को दी। जिस कोर्ट ने ऑटो को 15 साल की सजा सुनाई थी वही देश 15 महीने भी पूरा नहीं होने दिया उससे पहले ही ऑटो को रिहा करने का फैसला कर लिया। इससे ऑटो के माता पिता बेहद खुश थे कि उनका बेटा वापस अपने घर लौट रहा है। 13 जून 2017 यही वो दिन था जब ऑटो को कोरिया से अमेरिका भेजा गया था। पूरे 15 महीने बाद ऑटो ने फिर अपने देश पे एक कदम रखा। वो बेहद ही बीमार और टूटा हुआ था। उसकी हालत ऐसी थी कि देखा नहीं जा सकता था, खुद से चल भी नहीं सकता था। 2 लोग सहारा देकर उसे प्लेन से नीचे उतार रहे थे। ये दृश्य देखकर उसके पिता दौड़ के उसके पास गया और गले लगाकर उससे पूछने लगा कि बेटा तुम्हारे शरीर की ऐसी हालत कैसे हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके जवाब में ऑटो ने कुछ भी नहीं कहा। ऑटो आंखों से सब कुछ देख रहा था, सांस भी ले रहा था, लेकिन इसके अलावा शरीर में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था। यानी नॉर्थ कोरिया की जेल में वास्तव में उसके साथ क्या हुआ था ये बताने की क्षमता ऑटो खो चुका था। ये सब देखकर उसके माता पिता बेहद दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इस लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से वो अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन खो चुका है। उसके बाद हालात को देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में जब डॉक्टर्स ने जांच की तो पता चला वो बहुत पहले ही कोमा में जा चुका है और उसके ठीक होने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि उसकी ब्रेन पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। और इस घटना के 6 दिन बाद 19 जून 2017 को दोपहर 2:20 पर कोमा में ही ऑटो की मौत हो जाती है। लेकिन ऑटो को असामान्य मौत अमेरिकी सरकार को हजम नहीं हो रही थी क्योंकि 22 साल का एक नौजवान केवल जेल में रहने की वजह से कोमा में चला जाए ये अविश्वसनीय है। जब इस बारे में नॉर्थ कोरिया सरकार से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जेल में रहते हुए ऑटो को बस एक नींद की दवा दी गई थी जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई। लेकिन अमेरिकी सरकार समझ रही थी कि यह झूठ है क्योंकि ऑटो के मेडिकल जांच में जो रिपोर्ट आया वो चौंकाने वाली थी। जब ऑटो के सर का सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि उसका ब्रेन सामान्य ब्रेन की तुलना में पूरी तरह से बदल चुका है। उसके दांतों की संरचनाएं भी खराब हो चुकी है जिसका केवल एक ही तलब निकलता है कि नॉर्थ कोरिया में ऑटो के साथ कुछ बड़ी स्तर पर यातनाएं की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पे कहीं कोई चोट या जख्म का निशान ही नहीं था जिस आधार पर नॉर्थ कोरिया पे सीधा आरोप लगाया जा सके। इसी वजह से आज तक अमेरिका ऑटो के असामान्य मौत की सच्चाई उजागर नहीं कर पाई। उसकी मौत पूरी दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है। ऑटो के साथ क्या हुआ था वो सिर्फ ऑटो ही जानता था। आप इससे क्या समझते हैं? अपना राय जरूर कमेंट में बताना।